राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। अब तक इस चैनल पे स्ट्राइक थी, वो स्ट्राइक आज खत्म हो गई है, तो अब हम यहाँ पे कंटेंट अपना डाल रहे हैं। नेपाल से एक बुरी खबर यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री, जो निर्वाचित प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। और ऐसी खबर है कि वो देश छोड़कर चले गए हैं, या जा रहे हैं, या जाने वाले हैं, और दुबई जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही ये न्यूज ब्रेक हुई है। जो अब तक समाचार मिले हैं, सुबह ये आ रहा था कि कर्फ्यू के बावजूद उपद्रवी जो हैं वो सड़कों पे उतर आए थे और उन्होंने उस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पे हमला कर दिया था जितने सारे मिनिस्टर्स और ये बड़े ब्यूरोक्रेट्स और ये वहाँ का, जैसे जो हमारा जो दिल्ली में लुटियंस जोन है वहाँ पे रहा होगा कोई, काठमांडू में, और वहाँ पे जो प्रधानमंत्री का जो निजी आवास था उस पे भी उपद्रवियों ने हमला कर दिया था। प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ को, अपने नेपाल के आर्मी चीफ को रिक्वेस्ट किया कि आप जो है सेना भेजें और उपद्रव को कंट्रोल किया जा सके। तो ऐसा सुनने में आया है, ऐसे समाचार हैं कि आर्मी चीफ ने मना कर दिया कि जब तक आप रिजाइन नहीं करेंगे तब तक सेना आपकी या कोई मदद नहीं कर पाएगी, या सेना ये लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए सड़क पर नहीं आएगी। तो इस मजबूरी में फिर केपी ओली के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने अपना त्याग पत्र प्रस्तुत कर दिया है। और जो काठमांडू के जो मेयर थे, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उनकी जगह जो है ले सकते हैं। कहने का मतलब, अगर सरल शब्दों में कहा जाए, तो नेपाल में भी बांग्लादेश की तर्ज पे तख्ता पलट हो गया है। खबर ये थी कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, सभी उड़ानें वहां से रोक दी गई थी और सेना ने अपने हेलीकॉप्टर्स भेज के सभी प्रमुख राजनेताओं को और मंत्रियों को एयरलिफ्ट करके, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचाया। और वहां से एक स्पेशल विमान द्वारा उन सब ने देश छोड़ दिया या देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे समाचार है। तो जो उपद्रवी छात्र, युवा और जेन जी बोला जा रहा है जिनको, उन्होंने कहा कि साहब हम जो है ड्रोन से, इससे उससे और पटाखे छोड़ के और कैसे भी करके जो है विमानों की आवाजाही को अवरुद्ध करने का प्रयास करेंगे, या जो भी करेंगे। कहने का मतलब है कि सेना ने हाथ खड़े कर दिए और सेना ने अपने देश के प्रधानमंत्री की मदद करने से मना कर दिया। और जब सेना पीछे हट गई, सेना प्रमुख पीछे हट गए, तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। इसको और ज्यादा सरल शब्दों में कहूं तो मात्र 10-20 हजार लोग, सिर्फ 10-20 हजार, ज्यादा नहीं, या 1 लाख लोग अगर सड़कों पे उतर आए, तो ऐसी स्थिति जो है वो पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्स या सेना उतारने के अलावा सरकार के पास कोई चारा नहीं रहता। और ऐसी स्थिति में यदि, जैसा कि नेपाल में हुआ, यदि सेना प्रमुख सरकार की बात न माने या सरकार प्रधानमंत्री को कोऑपरेट न करे, तो जो नेपाल में स्थिति हुई वो कहीं भी लाई जा सकती है। इसको और सरल शब्दों में यदि कहूं कि आप, अब तक हम लोग ये बात कहते थे, जब से ये पूरा तख्ता पलट का कार्यक्रम हमारे देश के इर्द गिर्द, हमारे पड़ोसी देशों में चल रहा है, तो हम लोग हमेशा एक बात कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, भारत में ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, भारत की
सेना ऐसी नहीं है, नहीं भारत का मिजाज ऐसा नहीं है, नहीं भारत के लोग ऐसे नहीं है। मैं भी कुछ हद तक ये बात मानता था, पर आज मुझे अपनी बातों पर पुनर्विचार करने का अब ये मुझे लग रहा है कि नहीं, वी शुड रीथिंक। और अब तक हम जो इतना निश्चिंत होके बैठे थे कि नहीं हमारी सेना ऐसा नहीं करेगी या हमारा सेना प्रमुख ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, आप कल्पना कीजिए कि भारत में ऐसा हो जाए, भारत में भी 10, 20, 50 हजार लोग, और वो कौन लोग होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर है। भारत में ऐसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ लोग हैं जो सड़क पे आ जाएंगे। खुद दिल्ली में ऐसे 10, 20, 50 लाख लोग हैं जो सड़क पे आ जाएंगे। अगर वो आ जाते हैं और आगजनी तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, वो संसद पे हमला कर देते हैं, वो प्रधानमंत्री आवास को घेर लेते हैं, वो मंत्रियों के आवास को घेर लेते हैं, पुलिस जैसा कि शुरू में कोशिश करेगी, पर पुलिस निश्चित रूप से 1000, 2000 लोगों को, 5000 लोगों को कंट्रोल कर सकती है। अगर 1 लाख, 2 लाख लोग सड़कों पे आ जाएंगे तो कौन सी पुलिस कंट्रोल कर लेगी? तो इसके लिए सेना बुलानी ही पड़ेगी। और अगर अगर जो नेपाल के सेना प्रमुख ने किया वही भारत का सेना प्रमुख कर दे, करेगा कि नहीं करेगा ये बात की बात है। और क्यों नहीं कर सकता? आखिर वही द ह्यूमन बीइंग, उसको क्यों नहीं खरीदा जा सकता? वो उसको लालच क्यों नहीं दिया जा सकता? ये सोचने वाली बात है। इसमें आफ्टर ऑल दे आर ऑल ह्यूमन। जब मैं अभी चर्चा कर रहा था एक दो मित्रों से, तो मैंने कहा अच्छा, अगर ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर दिल्ली में ऐसा हो जाए तो मोदी जी क्या करेंगे? 1984 में अंतिम बार मुझे जहां तक याद आता है, 1984 में जब सिख विरोधी दंगे जेनोसाइड हुआ था, तो यही स्थिति थी। दिल्ली में हजारों लोग उतर के मारकाट कर रहे थे। हालांकि वो पूरी की पूरी मारकाट स्पॉन्सर्ड थी, वो लूटपाट, आगजनी, वो दंगा पूरा, वो जेनोसाइड स्पॉन्सर्ड था और कांग्रेस के गुंडों द्वारा प्रायोजित था। और राजीव गांधी ने पूरे 3 दिन तक खुली छूट दी थी कि मारो। उसके बाद सेना बुला ली गई। मुझे याद है कि हालांकि दिल्ली के अंदर, दिल्ली कैंट में ही पर्याप्त सेना मौजूद रहती है हमेशा। राजरिफ का तो सेंटर ही है, राजपूताना राइफल्स का। इसके अलावा मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा अंदाजा है, कम से कम 50,000 सैनिक तो दिल्ली में पदस्थ ही हैं। इसके अलावा मेरठ 70 किलोमीटर से, पुराने जमाने में तो फिर भी 3-4 घंटा लग जाता था, अब तो मेरठ एक्सप्रेस वे से आना है, 2 घंटे में आर्मी डिप्लॉय हो जाती है। मुझे 1984 का 6 जब दंगा हुआ था तो मुझे अच्छी तरह याद है, उन दिनों मेरठ से आर्मी बुलाई गई थी। तीसरे दिन बुलाई गई थी, 3 दिन पहले खुली छूट दी गई थी। तो उस दिन मैं दिल्ली में ही था। और हुआ क्या था कि कर्फ्यू लगा दिया गया था। सेना ने दिल्ली में फ्लैग मार्च किया और गाड़ियों पे टैंक ट्रांसपोर्टर, जो टैंक जो है वो रोड पे ऐसे नहीं चलते, वो रोड तोड़ तोड़ देते हैं, इसलिए टैंक्स को टैंक ट्रांसपोर्टर गाड़ी होती है, उस पे रख के लाया जाता है। टैंक जो है वो सड़कों पे चलने वाली चीज नहीं होती। टैंक तो वो रेत में, दलदल में, खेतों में, इस तरह युद्ध भूमि में चलते हैं। अगर रोड से अगर टैंक को ले जाना है तो रोड पे चला के नहीं ले जाते टैंक को, उसके लिए एक अलग से टैंक ट्रांसपोर्टर गाड़ी होती है। मेरे फादर एएससी में, आर्मी में थे, तो वो टैंक ट्रांसपोर्टर कंपनी में एक बार पोस्टेड थे अंबाला में। और टाट्रा और माज, 2 कंपनियां हैं, रशियन कंपनियां थी, एक यूगोस्लाविया की थी, एक रशिया की थी। उसकी टैंक ट्रांसपोर्टर गाड़ियां आती है, बहुत बड़े बड़े विशालकाय ट्रक्स होते हैं, उन पर ट्रक टैंक लोड होते हैं। तो उन
टाटा गाड़ियों पे टैंक पूरे दिल्ली में घुमाए गए थे। इसके अलावा पूरी दिल्ली में गलियों में सैनिकों को डिप्लॉय किया गया था और 1 घंटे में दंगा कंट्रोल हो गया था। आर्मी आते ही कंट्रोल हो गया था। परंतु यदि वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग अगर ऐसा कुछ दुस्साहस करते हैं और हमारा चीफ भी ऐसे ही मना कर देता है, और ऐसी बात नहीं है, पहले भी आर्मी चीफ्स ने मना किया है। जी हां, जब सिंपल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को बुलाया जाता है, जब कानून व्यवस्था खराब होती है कहीं पे, तो भरसक फौज के अफसर पॉलिटिकल लीडरशिप को कहते हैं कि सर हम लोग को इन्वॉल्व मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपकी पुलिस और बाकी पैरामिलिट्री से कंट्रोल हो जाए, क्योंकि सेना जो है वो डंडा चला, उसका एक कारण है। सेना वाले एक तर्क देते हैं कि सर बात यह है कि वी आर नॉट ट्रेन्ड टू कंट्रोल द मॉब विद द स्टिक। नहीं, हम लोग मिनिमम एसएलआर चलाने वाले लोग हैं, हम एलएमजी चलाते हैं, हम टैंक चलाते हैं, हम मिसाइल चलाते हैं, आजकल ब्रह्मोस। वी आर नॉट ट्रेन टू कंट्रोल अ मॉब विद डंडा, वो पुलिस का काम होता है, हमारी ट्रेनिंग ही नहीं है। तो आप हमें डंडा चला के मॉब को कंट्रोल करने की ड्यूटी दे रहे हैं, जिसके लिए हमें अनुभव ही नहीं है कोई, इसलिए हमको इन्वॉल्व मत कीजिए। अक्सर आदमी मना कर देती। तो अगर भारतीय सेना मना कर दे तो क्या होगा, और अगर किसी गलत इंटेंट से मना कर दे, तख्ता पलट की नीयत से, हम लोग अभी किस खुशफहमी में कि नहीं नहीं भारतीय सेना ऐसा नहीं करेगी, पर अगर विदेशी ताकतें लगी हों और ऐसा कोई षड्यंत्र हो ही जाए जिसमें पहले से ही वो विदेशी ताकतें हमारे आर्मी चीफ को अपने कॉन्फिडेंस में ले लें, तो क्या होगा। ठीक है, मैं मानता हूं ऐसी संभावना बहुत कम है, परंतु फिर भी 0.0001% तो है ना। और इस गलतफहमी में मत रहिए कि 1 लाख 2 लाख आदमी सड़कों पे आने वाले आपके देश में नहीं है, हैं। इसलिए नेपाल की इस घटनाक्रम से बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। मैं लगातार सोशल मीडिया के हैंडल्स फॉलो कर रहा हूं और सुबह से ही कुछ हैंडल्स लगातार सरेआम लिख रहे हैं कि अरे अरे हिंदुस्तानियों, इन नेपाली लौंडों से ही, एक हैंडल का मैंने ये पढ़ा है, अरे नेपाली लौंडों से ही कुछ सीख लो, तुमसे बहुत लाख दर्जे बेहतर तो ये नेपाली लौंडे हैं। मतलब कहने का मतलब सरेआम लोगों को सड़कों पे उतरने के लिए भारत में भड़काया जा रहा है सोशल मीडिया हैंडल। और आज से नहीं कई हफ्तों से ऐसी एआई जनरेटेड वीडियोस और इमेजेस डाली जा रही हैं जिसमें लोग जो हैं इलेक्शन कमिश्नर को और इवन प्रधानमंत्री जी को मारने के लिए दौड़ा रहे हैं और मोदी जी आगे आगे दौड़ रहे हैं। इसलिए नेपाल की इन घटनाओं से भारत सरकार, मुझे आई एम वेरी मच श्योर कि अगर हम इतने चिंतित हैं तो भारत सरकार ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी होगी, उसमें भी लोग सारी चीजों को फॉलो कर रहे होंगे, नजर बना के रखे होंगे और किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार होंगे। परंतु सरकार अपना काम करेगी। एक नागरिक होने के नाते मेरा आपका क्या कर्तव्य है, ऐसी कोई अगर इवेंचुअलिटी हो गई, ऐसी कोई घटनाक्रम हमारे देश में हुआ, और एक देश का हमारा गद्दार बैठा हुआ है ना 4 दिन से मलेशिया में, पता नहीं आज आया कि नहीं आया, मुझे इसकी जानकारी नहीं, वैसे लोग कहते हैं आ गया है। आज उसने वोट डाला कि नहीं डाला, मैं आई कुड नॉट फॉलो। आज अभी तो रिजल्ट भी आने वाला होगा, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव था आज, देखते हैं। पर मेरा ये इतना ही कहना है कि एक नागरिक होने के नाते हम लोग चौकन्ने रहें, हमारे देश में ऐसा कुछ न होने पाए।
हम कम से कम जागृत रहें। और फिर वही बात, शत्रुबोध, शत्रु को पहचानना सीखिए। हमारे देश में हमारे ही लोग, हमारे ही शत्रु हैं जो हमारे ही देश में इस प्रकार का तख्ता पलट की योजना बना रहे हैं, या ऐसी मंशा रखते हैं, ऐसी वो उनके मन में ऐसी इच्छाएं फूलती फलती फूलती पनपती हैं कि काश हमारे यहाँ भी ऐसा ही कुछ तख्ता पलट हो जाता। तो ऐसे लोगों को पहचानिए, अपने इर्द गिर्द अपने शत्रुओं को पहचानिए। भारत का कौन मित्र है, कौन शत्रु है, ये शत्रुबोध पैदा कीजिए। इस घटनाक्रम पर नजर बना कर रखिए, देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी अगले वीडियो इसी इसी टॉपिक पे किसी नए पैनलिस्ट, किसी नए मित्र के साथ वार्ता करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। चौकन्ने रहिए, जागृत रहिए, अपने इर्द गिर्द शत्रुओं को पहचानिए, शत्रुबोध पैदा कीजिए, शत्रु और मित्र का भेद करना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।